हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था। आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरा गला खराब है ना। आवाज थोड़ा अलग आ रहा है, बट इतना है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। और ये चैप्टर आप लोग का डिमांड था, रिलेशन एंड फंक्शन। मैं जानता हूँ बहुत बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आता। मैं यहाँ से कुछ 10-11 क्वेश्चन चॉइस किए हैं। ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी हैं जिनको आप खुद से कर भी सकते हैं, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों को टफ लगता है, जिस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कतें जाती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चॉइस करके रखा हूँ। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको पूरा इस चैप्टर का डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इस बार तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, वन एंड ओनली। तो यहाँ पे 5 मार्क्स को पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने से माइनस होता है। तो अपन मान के चलिए 100 स्कोर करने वाले हैं, तो 5 मार्क्स जस्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो 95 मार्क्स हो जाएगा। देखिए गड़बड़ है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल हमसे नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेट T be the set of all triangles. T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T. Given by R equals to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation. तो बच्चों यहाँ पे रिलेशन में 3 चीजें होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों का तीनों हो जाता है, तब जाके ऐसे रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब मान के चलो कि यहां पे मेरे पास x इसका डोमेन है और y इसका क्या है, कोडोमेन। ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। अब बच्चे डोमेन कोडोमेन यहां बोलना मेरे को उचित नहीं लग रहा है, डोमेन कोडोमेन नहीं बोल रहा हूं। x मान के चलो एक आपका इन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, x से रिलेटेड है y से, x से रिलेटेड है y से, ठीक है। अब मान चले x में वैल्यू है 1 2 3 4 5 और y में भी वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब x का ये जो 1 है वो रिलेट करता है किससे, 1 से। 2 है वो रिलेट करता है 2 से। 3 है रिलेट करता है 3 से। 4 है 4 से रिलेट करता है। 5 से रिलेट करता है। मतलब यहाँ पे मान के चलिए a जो है वो बिलोंग करता है किसको, बताओ, 1 2 3 4 5 को, ठीक है। तो इसका मतलब a, a बिलोंग करता है किसी रिलेशन को, तब उस रिलेशन को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब जस्ट उसका कॉपी समझो बच्चों। 1 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 1, 2 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 2, 3 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 3, 4 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 4, जस्ट उसका फोटोकॉपी। तो देखिए a का फोटोकॉपी a है, मतलब a जैसा है वैसे यहाँ पे a। यदि a, बिलोंग करता है r को, तब जाके आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। और इफ a, नॉट बिलोंग्स टू r, तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है, मान के चलिए ये 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है और 2 भी 2 से रिलेट कर रहा है, बट 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो आप देखिए 1 का रिफ्लेक्सिव 1 नहीं है, मतलब मैं 1 डालूं तो 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, या फिर मान चलिए मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे क्या मिल रहा है बताओ, मेरे को मिल रहा है 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो यहाँ सबका कॉपी मिल रहा है, सबका रिफ्लेक्सिव मिल रहा है। 2 का रिफ्लेक्सिव है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, बट 1 का नहीं है। इस कारण आप बोल सकते हो यहाँ पे a, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, क्या बताओ, a है तो उसको कॉपी होना चाहिए, a, ये बिलोंग करता है r को, तो रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही समझना है आपको। अब ऐसे आता है सिमेट्रिक, क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है आपको पता है। मान चलो 2 रिलेशन है, x और y। यदि यहां 1 है और यहां पर 2 मिल रहा है, तो भैया 2 का मेरे को यहां क्या मिलना चाहिए, 1।
मतलब समझे, 1,2 है, 1,2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2,1। बोलने का मतलब है a,b है तो सीधी सी बात है यहाँ पे b, a भी होना चाहिए। मतलब a b है तो इसका उल्टा b a होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन को आप बोल सकते हैं क्या बताओ, सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा। मैं बोलने का मतलब क्या है बताओ, मेरा बोलने का मतलब ये है इफ a, b belongs to R, then b, a should also belongs to, मतलब a, b बिलोंग करता है R को, देन आपका ये इंप्लाई होना चाहिए कि b, a भी रिलेशन को बिलोंग करता है, देन रिलेशन इज, मैं रिलेशन को बोल सकता हूं क्या बताओ, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए समझिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए समझिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जरूरी क्या है, मान के चलिए यहाँ पे 1,2 है तो 2 पे खत्म हुआ, अब यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है, 2,3, 1,2 है, 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 2,3 है, तो यहाँ 1,3 होना जरूरी है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, तब जाके आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b से खत्म हुआ तो b से स्टार्ट होना चाहिए, b, c बिलोंग्स टू R। देखो a, b बिलोंग करता है R से, b से खत्म हुआ तो b से स्टार्ट हुआ, b, c बिलोंग करता है R को, तो ये इंप्लाई करना चाहिए आपको क्या कि यहाँ पे a और c, a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन आप बोल सकते हो बच्चे R इज आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बस आपको इतना ही समझना है। अब इतना भी आपको समझ नहीं आता तो देखिए बच्चे, साल भर आपको मेहनत करना चाहिए था, ये अचानक से 2 मिनट में क्लियर नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर को खींच नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 1-1.5 घंटा से ज़्यादा होना नहीं चाहिए लेक्चर, तो इस नाम से आपको इतना ही समझना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक के लिए a, b है तो b, a होना जरूरी है, ट्रांजिटिव के लिए a, b है, b, c है तो a, c होना जरूरी है। अब ऐसे ही रिफ्लेक्सिव के लिए उसका रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, a है तो a होना चाहिए, मतलब a, बिलोंग्स टू R। अब देखिए आपको एकदम क्लियर करता हूं मैं इन सबके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन यहां पे मेरे को दिया है रिलेशन, मेरे को रिलेशन क्या दिया है कि T1, T2 such that T1 is congruent to T2 ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप जानते हैं, डिट्टो सेम ट्रायंगल, बोलने का मतलब क्या है, दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे को चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मेरे को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बच्चे यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बोलूंगा, यहाँ पे क्या क्या वर्डिंग लिखना पड़ेगा। एक बात बताओ बच्चे, कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? भाई ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होके रहेगा ना, क्योंकि इसका जितना साइड है तो इसका खुद के बराबर तो होगा ही होगा। इस नाम से कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, खुद का कॉपी होता है। मतलब बोल सकते हो यहाँ पे क्या है ना, बोल सकते हो क्या, एनी ट्रायंगल इन अ प्लेन, ऑलवेज इन अ प्लेन बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रहे, एनी ट्रायंगल है ना, is always congruent to itself, congruent to itself। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट जरूर होता है। दैट इज आप बोल सकते हो T, T बिलोंग्स टू R, सो बोल सकते हैं R इज क्या होगा आपका, R इज आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोला था ना आपको, सेम सेम होना चाहिए। तो T खुद को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये रिलेशन शो कर रहा है कि क्या कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब T, T बिलोंग कर रहा है R को, सेम सेम। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर में फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो एक बात बताओ बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल का,
ये ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो 1 2 का कॉन्ग्रुएंट है तो भाई साहब 2 भी यहाँ पे क्या होगा, 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉमन सेंस की बात है, तो आप लिख सकते हो इफ T1, T2 बिलोंग कर रहा है R को, दैट इज आप लिख सकते हो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट टू T2, देन आप यहीं से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, T2 is also congruent to triangle T1, triangle T1। तो एक बात बताओ बच्चों, T1 यदि कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T2 भी T1 का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब आप बोल सकते हो दैट इज T2, T1 बिलोंग्स टू R, सो बोल सकते हो R इज क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक। तो R भी आपको हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब तीसरा मेरे को चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब समझिए आप, 1 कॉन्ग्रुएंट है 2 का, 2 कॉन्ग्रुएंट है 3 का, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्ग्रुएंट हो कि नहीं होगा। ये ऐसा वाला बात हो गया, A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, तो A और C भी क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। वैसे ही ट्राइंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, देन ट्राइंगल T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल T3, सो है ना, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बोल सकते हो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है, इफ करके सपोज कर लो, if T1, T2 belongs to R, that is बोल सकते हो क्या, T1 is congruent to T2, congruent to T2, okay, and T2, T3 belongs to R, that is बोल सकते हो T2 is congruent to T3, congruent to T3, ट्राइंगल है ना, so that implies क्या, T1 is also congruent to T3, that is आप लिख सकते हो T1, T3 belongs to R, so R is transitive relation, hence बोल सकते हो R is equivalence relation। समझिए, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। तो जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसे ट्राइंगल को मैं क्या बोलता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता हूं, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके ओके, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। तो L क्या है, लाइन, सेट ऑफ लाइन बोला है, ओके, so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब मेरा ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन में बहुत सारे लाइन, मतलब जितने भी प्लेन में लाइन हो सकते हैं वो सब है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और मेरे को कंडीशन दिया है रिलेशन का क्या, कि जो L1 है परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लेता हूं सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप समझिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए कि जिसका खुद का रिफ्लेक्स हो, उसमें मतलब कॉपी हो, बोलने का मतलब ये है
ये क्वेश्चन रिलेशन दिया है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब यहाँ पे इसको रिफ्लेक्सिव होना है, इसका मतलब किसी भी लाइन को खुद का क्या होना चाहिए बताओ, परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे लिया था ये वाला रिफ्लेक्सिव बोले, कोई भी ट्राइंगल खुद का इटसेल्फ खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, वैसे ही क्या कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर होगा? नो, कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर हो कैसे सकता है बताओ ना। ये लाइन है, ये लाइन खुद का परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। ये लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है, ये लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है, बट ये लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं होगा, सीधी सी बात। ओके, तो आप बोल सकते हो एनी लाइन इन अ प्लेन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। बोलने का मतलब क्या है, कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। दैट इज, आप बोल सकते हो क्या L, L सेम L, L डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो बोल सकते हो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मान के चलो एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, लाइन 1 है, लाइन 2 है। लाइन 1 लाइन 2 का क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो लाइन 2 भी लाइन 1 का परपेंडिकुलर हो कि नहीं होगा? देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये L2 इसके परपेंडिकुलर है और ये L1 इसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो आप बोल सकते हो इफ लाइन L1 is perpendicular to line L2, then line L2 is also perpendicular to line L1। ओके, ये समझना है आपको। दैट इज करके लिख सकते हो इफ L1 comma L2 belongs to R, then that belongs to, मतलब that implies that, ये imply करेगा अपने को क्या कि L2 L1 is also belongs to R, so R is बोल सकते हो क्या बताओ, सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब तीसरा फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं अपन यहाँ पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है जानते हैं? मान चलो यहाँ पे 3 लाइन है, तो मान चलो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक लाइन इसमें है, एक लाइन इसमें है और एक लाइन इसमें है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होता है। तो देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 L3 भी क्या हो गया बताओ, परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, L be the set of all lines in a plane। मतलब L जो है लाइन है, किसके अंदर का है बताओ, प्लेन के अंदर का है। तो प्लेन क्या हो सकता है? प्लेन होता है x और y एक्सिस को मिला के, या y और z को मिला के, या z और x को मिला के। भाई एक प्लेन आपका ये दीवार हो सकता है, एक प्लेन आपका जमीन हो सकता है और एक प्लेन आपका साइड का वॉल हो सकता है। तो कमरे के साइड का वॉल एक प्लेन हो गया, जमीन एक प्लेन हो गया और ये वर्टिकल वॉल भी आपका क्या हो गया बताओ, यहाँ पे प्लेन हो गया। लेकिन तीनों अलग अलग प्लेन है। तो देखिए एक्स वाई प्लेन ठीक है, एक प्लेन है, लेकिन एक्स वाई के साथ वाई जेड प्लेन सेम नहीं है, क्योंकि वाई जेड प्लेन अलग प्लेन है, एक्स वाई प्लेन अलग प्लेन है, और वैसे जेड एक्स प्लेन अलग है। इसलिए जो लाइन होना चाहिए सिर्फ एक प्लेन में होना चाहिए। तो एक प्लेन में होना चाहिए मतलब सिर्फ एक्स वाई में है तो एक्स वाई में होना चाहिए, जेड में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स में एक लाइन है, वाई में एक लाइन है, बट जेड में ऐसा कोई लाइन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो प्लेन में बिलोंग करता है, ये प्लेन से बाहर है, जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब समझिएगा, ये देखिए ये लाइन L1 है और ये लाइन आपका क्या है बताओ, L2। ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक। ये लाइन क्या है बताओ, L3 है। अब L3 L2 का क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो L3 देखो यहाँ पे,
यहाँ बोल सकते हो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, यहाँ बोल सकते हो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। समझ में आ रहा है बात? देखो L1 L2 का क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे L2 जो है ये L2 है, ये L2 है, L3 का क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। बट L1 और L3 एक दूसरे के देखो क्या दिख रहा है, पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मतलब कि एक लाइन दूसरा लाइन के परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन तीसरा लाइन के परपेंडिकुलर है, तो तीसरा और पहला लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल। यहां बोल सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो किनारे में, तो बोल सकते हो इफ लाइन L1 is perpendicular to line L2 and line L2 is perpendicular to line L3, then line L1 is parallel to line L3। दैट इज, ऐसा डायग्राम बना सकते हो, ये L1 L3 और ये हो गया आपका L2, और यहाँ परपेंडिकुलर बना सकते हो। ठीक है, ओके। दैट इज करके यहाँ मैं लिखूं L1 है ना, कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R को, एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग कर रहा है R को, बट L1 और L3, L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो बोल सकते हो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो पहली बार ये चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको बस थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं करके। बाकी जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है वो बच्चा इसको देखेगा तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिकली पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं। अब आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सो दैट रिलेशन R inset Z of integers given by R equal to a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। ओके, और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वो है क्या, चेक whether the relation R in the set R of all real number defined as R equals to a comma b such that a is less than equals to b cube is reflexive, symmetric or transitive। ओके, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं मैं, वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। सही, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां पे क्या है बताओ, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब यही क्वेश्चन आपका हो सकता है क्या, 3 डिवाइड्स a माइनस बी, यही हो सकता है 5 डिवाइड्स a माइनस बी, यही हो सकता है 6 डिवाइड्स a माइनस बी। तो कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे 2 की जगह 3 रहे, 5 रहे, बनाने का टेक्निक सेम रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को फोकस से देखिए और समझिए।
देखिए सबसे पहले मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में, मेरे को दिया है कि रिलेशन आर जो है ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट्स इट। और मेरे को बोला है क्या, जो ए बी है वो सेट ऑफ जेड है, मतलब इंटीजर है, ठीक है। ए और बी क्या हो सकता है यहाँ पे, इंटीजर, मतलब 1/2, 5/6, √2, ये सब नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, ये सब हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्सिव हुआ तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, समझते हो बात को। और ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर को, मतलब ए और ए इक्वल है, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल हो गया, मानकर चलो ये इक्वल हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ, ए, तो ए माइनस ए हो जाएगा 0, और जो 2 होता है 0 को डिवाइड करता है नहीं करता है, करता है। 0/2 इक्वल टू क्या होता है बताओ, 0, बिल्कुल होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या, 2 डिवाइड्स a minus a, that is 2 divides 0। सो बोल सकते हो a comma a belongs to R, then R is क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। समझे ना बात को बच्चे, a माइनस बी है, ठीक है, 2a माइनस बी को डिवाइड करता है। यदि ये रिलेशन से रिफ्लेक्सिव है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम हुआ तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है। इस कारण यहां पे आप बोल सकते हो a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इफ क्या 2 डिवाइड्स a माइनस बी, मान के चलिए 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है, दैट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस ए। आप कैसे बोल सकते हो, अरे बच्चा एकदम आसान है, देखो 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है किसको, मान के चलो 6 माइनस 4 को, 6 माइनस 4 को, तो 2 डिवाइड करे किसको, इसका उल्टा को भी, 4 माइनस 6 को, क्योंकि 6 माइनस 4 2 है, 2 2 से डिवाइड हो कितना हो जाएगा 1, वैसे ही 4 माइनस 6 माइनस 2 है, तो 2 से डिवाइड हो कितना हो जाएगा बताओ, -1। और ये जो आंसर है वो क्या होना चाहिए बताओ, -1 1, ये सब क्या है बताओ, इंटीजर। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मान चलो कोई नंबर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एक प्लस में देगा तो दूसरा माइनस में देगा। क्या आप बोल सकते हो, सो बोल सकते हो b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर है। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं यहाँ चेक करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो इफ 2 डिवाइड करता है किसको बताओ, डिवाइड्स a माइनस बी, दैट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, एंड 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है, b माइनस सी, क्योंकि देखो ना मैं बताया था a माइनस बी है तो b से स्टार्ट होना चाहिए, तो b माइनस सी आ गया, तो यहाँ पे a कॉमा सी भी होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। तो आप देखो मान चलो 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसको आप सपोज करेंगे, एंड 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को, इसको भी आप सपोज करेंगे। अब दैट इज करके लिख सकते हो b कॉमा सी भी बिलोंग करता है R को ना। आप क्या बोल सकते हो, 2 ऑल्सो डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर सकता है, सम ऑफ दिस नंबर्स, तो 2 डिवाइड कर सकता है किसको बताओ, इन दोनों के सम को, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। कैसे सर, समझ नहीं आया, बता रहा हूं, देखो 2 डिवाइड करता है मान के चलो किसको, 6 माइनस 4, ठीक है। अब 2 डिवाइड करता है मान चलो किसको बताओ, 4 माइनस
जीरो को, ठीक है। देन 2 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, दोनों को जोड़ो, 6 माइनस 4 को जोड़ोगे 4 माइनस 0 से ये दोनों कटेगा। अब 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा 6। अब दो 6 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, हमेशा करेगा। यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, 6 माइनस 4 है, फिर 4 माइनस 2 है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 4 माइनस 2 आएगा, तो 4 4 कटेगा, तो 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। और 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। अब मान चलो यहाँ पे आपके पास 5 माइनस कितना है 3, ओके। और यहाँ मान चलिए 3 माइनस कितना है आपके पास 1। देखिए 5 माइनस 3 2 होगा, और 2 2 से डिवाइड करता है। 3 माइनस 1 2 होगा, 2 से डिवाइड होता है। इन दोनों का सम भी डिवाइड होगा, तो 5 माइनस 3 को मैं जोड़ दूं 3 माइनस 1 से, तो प्लस 3 माइनस 3 कटेगा, 5 माइनस 1 4 होगा, और 2 डिविजिबल होगा। तो इतना याद रखिएगा, यदि 2 से ये डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल होगा, ये आपको याद रखना है, ओके। तो देखिए यहाँ b प्लस में है, माइनस में कटेगा, तो 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस सी, दैट इज क्या, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो बोल सकते हो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस आप बोल सकते हो क्या, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों एक साथ होता है तो क्या कहलाता है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसको आसानी से नहीं बना जाता, इसका एग्जाम्पल सोचते सोचते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ जो कि जनरली आपका बुक भी फॉलो करता है, इवन परीक्षा बुक भी फॉलो करता है। मैं वही एग्जाम्पल लेके चलूंगा, जिससे आपको अलग अलग एग्जाम्पल सोचने से अच्छा है सिर्फ आप एक एग्जाम्पल लेके चले और एग्जाम में बिना कंफ्यूजन के क्वेश्चन को बना पाए। ये क्वेश्चन आएगा तो सच में बहुत सारे बच्चे अटक सकते हैं यदि उनको एग्जाम्पल परफेक्टली नहीं पता है तो, ठीक है, ओके। खैर देखिए क्वेश्चन को, पहले मेरे को दिया है r such that a, b such that a less than equals to b क्यूब। अब मेरे को बोला है r इन सेट ऑफ r, बोला है, बोला क्या चाहता है, ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब एक r जो है रियल नंबर है, एक r जो है आपका क्या है बताओ, रिलेशन। और यहाँ पे a और b क्या हो सकता है आपको बताओ, तो a और b आपका हो सकता है यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर। यहाँ मान चलिए रियल नंबर है a और b, तो रियल नंबर मतलब समझते हैं, यहाँ 1/2 0.1 √2 5 1/2 -1/2 सब वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 0 सब 1/√2 सब वैल्यू आएगा। जितना भी नंबर आप सोच सकते हो सब नंबर रियल नंबर के अंदर आता है। तो इस बार चेक करना बड़ा टफ होगा हमारे लिए। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चलते हैं। एक बात बताओ, कोई नंबर खुद से छोटा या बराबर हो सकता है क्या? तो यहां बोल रहे हैं देखो, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है ये लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, एक साथ नहीं होगा। देखो कोई नंबर लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? या तो वो लेस देन होगा किसी से या तो वो इक्वल टू होगा। समझ रहे हैं बात को? यस। अब यहां पे आप सोचेंगे दो नंबर, क्या नंबर, जो 1 है वो खुद के क्यूब का क्या है बताओ, लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू है। 2 है तो खुद के क्यूब का क्या इक्वल टू होता है? नहीं, लेकिन लेस देन होता है। देखो लेस देन होता है 2 क्यूब का, लेस देन है। आप -1 लेंगे तो -1 लेस देन इक्वल होगा -1 का क्यूब का, तो बिल्कुल हाँ। -2 है तो लेस देन इक्वल होगा -2 के क्यूब का। तो आप सोचोगे यहाँ पे कितना होगा बताओ, -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना होगा -8। तो -2 क्या छोटा है -8 से? नहीं, -8 छोटा है -2 से, आप जानते हैं। तो आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, कोई चीज को गलत साबित आपको करना है, किसी भी चीज को, तो उसमें एक गलती ढूंढ दो, चाहे 1000 सही रहे, वो 1000 बार सही रहे, एक जगह एक बार यदि वो गलत होता है तो गलत ही कहलाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं किसके बारे में, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे लॉ बन गया, तो यूनिवर्सल ट्रू है, हर जगह ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल देखते हैं कहाँ पे बताओ, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एम्पियर सर्किटल लॉ गलत होता है। इस नाम से यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ गलत साबित हो गया था बच्चे। तो यहाँ पे एक नया लॉ बना था, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। सेम टू सेम यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हर जगह होगा, लेकिन कोई कोई पर्टिकुलर नंबर है जहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
और एक पॉइंट पे यदि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए बात को, किसी एक पॉइंट के लिए भी। लेकिन ऐसे बटेरो पॉइंट मिलेंगे, अब -3 जाएंगे तो वहां भी ये ट्रू होगा, -3 में जाओगे तब भी होगा, -4 में जाओगे फिर भी होगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या क्या -2 रियल नंबर है कि नहीं बताओ, क्योंकि ए और बी क्या हो सकता है बताओ, रियल नंबर, तो -2 तो आपका रियल नंबर ही है ना। तो यहां पे देखिए बोल सकते हो -2 या -2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि -2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू -8, दैट इज -2 -2 does not belongs to R, so R is not reflexive। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, बट एक एग्जांपल आपके लिए काफी है। कोई भी आप ले लो एग्जांपल, -2 की जगह -3 ले लें, -4 ले लें, वो सब ट्रू नहीं होगा। यहां पे ऐसे भी ले सकते थे 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब बोलते हैं, तो गलत है भाई। 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब 1/8, ये नहीं होता, ठीक है। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो 1/2 1/8 भी ले सकते थे, ये भी रियल नंबर है। ओके, अब देखते हैं दूसरा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जरूरी क्या है? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जरूरी है यदि 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। कॉमन सेंस है, हम देखिए आप कोई ऐसा एग्जांपल सोचिए यहाँ पे जो उल्टा ना हो। बिल्कुल देखिए, here 1 is less than equals to 2 cube, that is 1,2 belongs to R, but 2 is less than equals to 1 cube बोलूंगा तो होगा क्या? 1 का क्यूब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा हो सकता है? क्या 2 1 से छोटा होता है या बराबर होता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है ना। सो बोल सकते हो क्या 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R, देन R इज नॉट क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऐसा आप बोल सकते हो। इधर को मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना यहां पे आसान है, सिमेट्रिक प्रूफ करना आसान है, क्योंकि आप इसको सोच सकते हैं। बट ट्रांजिटिव इतना आसान नहीं होता है सोचना, क्योंकि आपको 2 पॉइंट ऐसा सोचना है कि तीसरा पॉइंट भी हो सके। तो यहाँ पे देखते देखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा फंसना होता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, जो एग्जांपल यहाँ पे मैं लूंगा वही एग्जांपल आपको लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोल रहा था, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूंगा उसी को आप लो, वही परीक्षा को दिया है करके। देखो यहाँ सबसे पहले देखना, इफ 10, तो देखिए 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब होता है कि नहीं होता? आपको लेना है नंबर 10 3 2, आपको यही जोड़ा लेना है 10 3 2, ये एग्जांपल होना चाहिए यहाँ पे। तो 10 का 3 क्यूब से छोटा है कि नहीं बताओ? यस, यहाँ बोल सकते हो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 27, दैट इज क्या 10,3 बिलोंग्स टू R, एंड 3 और 2 का ले लो, 10 और 3 हुआ, अब 3 और 2 का लो, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब होगा। इसका मतलब क्या होता है बताओ? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है? दैट इज 3,2 बिलोंग्स टू R, बट देखिए यहां पे 10 3 है, 3 2 है, तो इस बार आना चाहिए क्या 10 और 2। इसका मतलब क्या है? क्या 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब होगा? तो देखिए 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, हाँ बिल्कुल नहीं होगा भाई। 8 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है। हम बोल क्या रहे हैं? 10 छोटा है, 8 बड़ा है, नहीं पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। मतलब कि बोल सकते हो दैट इज ए 10, 2 नॉट बिलोंग्स टू R, है ना, नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इज, फिर बोल सकता हूं मैं क्या बताऊं, A, B बिलोंग करता है R को, एंड B, C बिलोंग करता है R को, बट A, C यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है R को। सो बोल सकते हो क्या R इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव मतलब कि ये रिलेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही
ट्रांजिटिव है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। आप फिर से वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन है यहां पे, प्रूव दैट फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए यहां पे, क्या, इफ द फंक्शन f such that r से r है is given by fx is equals to x square plus 2 and g such that r से r है। अरे इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जस्ट अलग क्वेश्चन हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन चॉइस कर लेता हूँ। लेट ए रियल नंबर 3 को छोड़ के है एंड बी रियल नंबर 1 को छोड़ के। डिस्कस द फंक्शन एफ सच दैट ए से बी है डिफाइंड बाय फंक्शन x minus 2 upon x minus 3 is the function is 1 1 and on 2. Justify your answer. ऐसा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे को बोलता है प्रूव दैट फंक्शन एफ सच दैट आर से आर है। ठीक है भैया, यहां फंक्शन जो है आर से आर। आप समझते हैं जब भी ऐसा दिया रहता है तो इस साइड जो लिखा रहता है उसको मैं बोलता हूं क्या पता है, डोमेन। क्या बोलता हूं, डोमेन। और इस साइड लिखा रहता है उसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। अब बच्चों फंक्शन का इस टाइप के 1 1 ऑन 2 इसको अच्छे से आपको समझना है तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 चीज आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो देखिए मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स। अब यहां पे एक्स का वैल्यू मैं रखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां साइन एक्स का वैल्यू देखा तो साइन 30 कितना देता है 1/2, साइन 45 कितना देता है 1/√2 और साइन 60 देता है मेरे को √3/2। ठीक, तो एक बात बताओ, ये जो x है ये मैं किस में डाल रहा हूं बताओ, यहाँ पे, तो ये बन जा रहा है कितना बताओ, साइन 30, और इसका वैल्यू मेरे को मिल रहा है क्या बताओ, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो जो डाल रहे हैं ये कहलाएगा इनपुट, ये इनपुट है। इनपुट मतलब इसको मैं बोलता हूं डोमेन। जो मैं फंक्शन को वैल्यू देता हूं वो होता है डोमेन। अब फंक्शन से जो वैल्यू मिलता है, ये जो वैल्यू मिल रहा है फंक्शन से, ये कहलाता है रेंज। तो रेंज है और ये क्या है, डोमेन है। अब कोडोमेन क्या होता है, मान चलो यहाँ पे कोडोमेन लिस्ट है, कैसा बताओ, ऑल रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब बोल सकते हो यहाँ पे 1/2, √3/2, 1/√2, 1 2 3 4 5 0.1 √2 सब नंबर है, ऑल रियल नंबर है। तो एक बात बताओ, 1/2 इसमें बिलोंग करता है, करता है, 1/√2 बिलोंग करता है, करता है, √3/2 करता है, करता है। तो एक बात बताओ, रेंज कोडोमेन के अंदर होता है। रेंज किसके अंदर होता है बताओ, कोडोमेन के अंदर होता है। मतलब कोडोमेन क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल थिंग्स, और रेंज क्या है, उस थिंग्स के अंदर का कुछ बिलोंग करने वाला वैल्यू, और डोमेन क्या होता है, जो इनपुट डालते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक मिक्सी है,
तो मिक्सी को सपोज कर लो फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा में सपोज किया, एक मिक्सी है। अब यहां से मैं इनपुट दिया, अब इनपुट में क्या दूंगा बताओ, मिक्सी को टमाटर दिया। अब मिक्सी में टमाटर डाला, तो जो टमाटर डाल रहा हूं वो क्या हो गया यहाँ पे, डोमेन। अब मिक्सी उसको ग्राइंड करेगा, ग्राइंड करने के बाद क्या निकाल देगा, टोमेटो का जूस निकाल देगा। तो टोमेटो का जूस क्या है रिजल्ट, एक बात बताओ, टोमेटो पहले क्या था, पूरा पूरा सॉलिड टोमेटो था, लेकिन जैसे ही मिक्सी के अंदर डाला तो मिक्सी इसको क्या बना के दे दिया, मेरे को जूस बना के दे दिया, ग्राइंड करके दे दिया। तो जो जूस है वो रेंज है, फंक्शन का वैल्यू, और जो टमाटर है वो आपका यहाँ पे डोमेन है कि जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। तो इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है, आउटपुट जो होता है वो रेंज होता है। अब एक बात बताओ, कोडोमेन क्या है बताओगे? तो मान चलो मैं मिक्सी बेचने वाला हूँ, मैं बोलूंगा इस मिक्सी से आप टमाटर का जूस निकाल सकते हैं, पोटैटो का जूस निकाल सकते हो, यदि पोटैटो का जूस निकलता होगा तो मैंगो का जूस निकाल सकते हो, यहाँ पे आप अनार का भी जूस निकाल सकते हो। अब जितने भी डाल सकते हो जूस निकाल सकते हो, वो सब वो बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे बताओ? तो जो जूस आपको आफ्टर रिजल्ट मिलने वाला है वो सब आपका क्या है बताओ, कोडोमेन है। अब मैं टमाटर डालूंगा तो मेरे को टोमेटो जूस मिलेगा ना कि मेरे को संतरे का जूस मिलेगा। तो भाई संतरे का जूस यहाँ पे पॉसिबल है मिलना, वो डिपेंड करता है किस में बताओ, इनपुट पे। तो इनपुट क्या है बताओ, डोमेन। तो डोमेन क्या हो सकता है यहाँ पे, तो डोमेन हो सकता है यहाँ पे किसका, मिक्सी का डोमेन क्या हो सकता है, तो मिक्सी का डोमेन हो सकता है आपका ओनियन हो सकता है, आपका टमाटर हो सकता है, आपका ऑरेंज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आउटपुट यहाँ पे उसका जूस हो सकता है या उसका ग्राइंड फॉर्म हो सकता है, ठीक है, वो पिसा हुआ फॉर्म बोल सकते हो। अब समझते हैं, क्या यहाँ पे मैं पत्थर डाल सकता हूँ? अब मिक्सी में पत्थर डालूंगा तो मिक्सी पत्थर का जूस बनाएगा क्या, उसको ग्राइंड करके देगा क्या? नहीं, मिक्सी तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, उल्टा वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्थर नहीं डाल सकता, किसमें, मिक्सी में। अब पत्थर नहीं डाल सकता मतलब उसका डोमेन नहीं है, तो पत्थर मिक्सी का डोमेन नहीं है, तो डोमेन कौन है, टमाटर। तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, वैसी टाइप का ये एक्स है, इस एक्स में मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकता हूँ, थीटा। थीटा मतलब वो ये एंगल्स डाल सकता हूँ, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे आपका log x है, तो log x है तो ये x की जगह मैं इनपुट, कोई भी इनपुट नहीं डाल सकता, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इनपुट डाल सकते हैं। जैसे कि x का वैल्यू मैं डाल सकता हूँ 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा कहीं तक डाल सकता हूँ, लेकिन log 0 नहीं डाल सकता, log -1 नहीं डाल सकता। मतलब 0, -1, -2 ये सब log का डोमेन नहीं होता, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। समझ में आया होगा लगता है, और नहीं आया होगा तो छोड़ो, अब समझो जो यहाँ मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि भाई साहब 1 1 और ऑन टू क्या है, 1 1 और ऑन टू क्या है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे मान चलो y है, 1 2 3 4 है, a b c d है। मान चलो 1 से मेरे को मिलता है क्या, c, 2 से मिलता है a, 3 से मिलता है b और 4 से मिलता है d। देखो एक का एक से मतलब एक इनपुट दिया, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट मिला, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट मिला, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट मिला, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट मिला। तो हर एक डोमेन का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज है, पर्टिकुलर, बस वन एंड ओनली, तब ये कहलाता है 1 1, सबका एक से एक का जोड़ा बन रहा है। अब देखिए मान चलो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y² है, और यहाँ पे आपका -1 है, 1 है, 2 है, -2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 2 3 4 5 6 1 ऐसा। अब देखिए ये x² है, x² मतलब इसका स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4। एक बात बताओ, यहाँ पे इसका भी आंसर क्या है, 1, इसका भी आंसर क्या है, 1। तो ये 1 1 है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ही आउटपुट, 2 इनपुट डाला और कॉमन आउटपुट मिला। तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1, क्या है, मैनी 1। 2 इनपुट डाला 4 मिला, -2 डाला 4 मिला, यहाँ पे फिर ये क्या है बताओ, मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। एक का जोड़ा एक से ही होना चाहिए तब जाके 1 1 होगा। ओके ठीक है। अब देखो बच्चे 1 1 को मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आपको होना चाहिए इफ fx1 = fx2 है, तो आपको ये इंप्लाई होना चाहिए कि x1 और x2 भी क्या होना चाहिए बताओ, इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा आप लेते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट में ऐसा मिलता है तो यस वो फंक्शन आपका 1 1 होगा। और ऑन टू के लिए बस आपको ये समझना है, ऑन टू आपको समझना है तो ये समझिए कि यदि रेंज, किसी फंक्शन का रेंज
इक्वल आता है किसके बताओ, कोडोमेन के। किसके इक्वल आता है, कोडोमेन के। तब जाके वो क्या होगा बताओ, तब जाके वो क्या होगा बताओ, आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, बोलने का मतलब ये है, देखो ये है x, ये है y, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब x स्क्वायर ही लिया था मैं, यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 यहां तक ले लिया, और 7 8 9 तक गया। देखो स्क्वायर है x का, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। देखो तो यहाँ पे जो डोमेन है आपका, डोमेन मतलब इनपुट है, वो क्या क्या है 1 2 3 1 2 3। आपका जो रेंज है जो आपको मिला है, तो रेंज मिला क्या है बताओ, 1 डालने से क्या मिला है 1, 2 डालने से क्या मिला है 4, 3 डालने से क्या मिला है 9, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है पता है, तो कोडोमेन इसमें ऑल पॉसिबल वैल्यू, कितने पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या, नहीं। देखोगे तो रेंज ये 3 ठो है, और कोडोमेन देखो इतना सारा है, ये दोनों इक्वल है नहीं। यहाँ पे रेंज जो है वो सबसेट है किसका बताओ, कोडोमेन का, बट इक्वल नहीं है। मतलब ये जो भी फंक्शन होगा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। इतना ही मेरे को आपको समझाना था। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, यही शुरुआत होगा। तो सबसे पहले लेते हैं फॉर 1 1, यहां फंक्शन में लिख दिया है 2x। ओके, तो 1 1 के लिए इफ fx1 बराबर है fx2, आपको शुरुआत हमेशा ऐसे ही करना है, fx1 इक्वल्स टू fx2। अब यहाँ देखिए x है, यहाँ पे x है, अब इसके जगह क्या आ गया बताओ x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1, तो ये हो जाएगा 2x1। वैसे यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x2 आ गया, तो x2 यहाँ पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा 2x2। अब 2 2 कटेगा तो क्या मिला x1 इक्वल्स टू x2। तो देखो ऐसा है और ये मेरे को मिलता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। सो बोल सकते हो फंक्शन इज 1 1। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा इफ, दूसरा फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं अपन। लेट कर लेता हूं, हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है ऑन टू के लिए। मैं जैसे बनाऊंगा, मैं हमेशा लेट करूंगा क्या बताओ, fx को y, fx इक्वल्स टू y। हर क्वेश्चन में करूंगा मैं ऐसा ऑन टू, fx इक्वल टू y। अब fx का वैल्यू को यहाँ पे जो है उसको रखूंगा, तो fx की वैल्यू 2x है तो 2x यहाँ पे आएगा, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया y। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में जैसे डिवाइड में, तो x इक्वल टू y अपॉन 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब y क्या है फंक्शन, अब फंक्शन का वैल्यू जो होता है वो क्या देता है मेरे को बताओ, वो मेरे को देता है आपको रेंज। तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा बताओ, तो एक बार बताओ y का वैल्यू आप कुछ भी डालो यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये x बिलोंग कर रहा है, ये y। अब x है क्या रियल नंबर, x है क्या रियल नंबर, यहाँ पे x ऑल रियल नंबर है। तो एक बार बताओ y भी रियल नंबर है, ये वैल्यू को यहाँ पे डाल के देखो y के जगह कोई भी डालो, 1 डालोगे तो 1/2 रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू डालो तो यहाँ पे आपको रियल नंबर मिलेगा। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो सीधी सी बात है रेंज रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होंगे। अब एक बात बताओ, रेंज रियल नंबर है और यहाँ पे कोडोमेन भी क्या है बताओ रियल नंबर है, तो रेंज इक्वल टू बोल सकते हो क्या बताओ, रेंज इक्वल टू बोल सकते हो कोडोमेन। सो बोल सकते हो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो फंक्शन आपको ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ओके, ये आप समझिए। अब यहां पे ये क्वेश्चन मेरे क्या दे रहा है, देखो लेट a इज इक्वल्स टू r से वहां दिया है r माइनस 3, b इक्वल्स टू दिया है r माइनस 1, डिस्कस द फंक्शन f a से b है। तो यहां मैं सॉल्व करता हूं, फंक्शन है a से b और यहां मेरे को पता है a आपका क्या है बताओ, a क्या है बताओ, तो ये है मेरा डोमेन, क्या है डोमेन, और ये है मेरा क्या बताओ को डोमेन। तो एक डोमेन है और दूसरा क्या है बताओ कोडोमेन। अब डोमेन मेरे को दिया है क्या बताओ, a का वैल्यू कितना है बताओ r माइनस 3, मतलब ऑल रियल नंबर 3 को छोड़ के, मतलब डोमेन आपका सब कुछ हो सकता है बस 3 नहीं हो सकता, 3 को आप नहीं डाल सकते। वैसे कोडोमेन क्या बोलता है r माइनस 1, मतलब ये बोलता है ऑल रियल नंबर 1 को छोड़ो।
ऑल रियल नंबर 1 को छोड़ के। अब दिया है मेरे को फंक्शन हियर एफ एक्स इक्वल टू, दिया है मेरे को x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री दिया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले चेक करूंगा कि बताओ 1 1 और ऑन टू। तो फॉर 1 1 फॉर 1 1 मैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लूंगा बताओ, एफ एक्स टू ऐसा लूंगा। अब x1 है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x और x था। अब x1 है तो यहाँ पे रखूंगा x1, यहाँ पे x1 तो होगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। वैसे यहाँ x2 है तो x था तो यहाँ पे x था। अब x2 यहाँ पे आएगा तो ये भी x2 ये भी x2, तो x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। मल्टीप्लाई करो क्रॉस, x2 का x1 से x1 x2, x2 का माइनस टू से माइनस टू x2, फिर माइनस थ्री का x1 से माइनस थ्री x1 और माइनस थ्री का माइनस टू से प्लस सिक्स। वैसे x1 का x2 से x1 x2, फिर x1 का माइनस टू से माइनस टू x1, वैसे माइनस थ्री का x2 से माइनस थ्री x2, वैसे माइनस थ्री का माइनस टू से प्लस सिक्स। ये कटा प्लस सिक्स कटा। अब एक काम करते हैं, माइनस थ्री x1 को इधर ले आते हैं और माइनस थ्री x2 को इधर, तो माइनस थ्री x2 इधर आएगा तो किसमें आएगा प्लस थ्री x2 और यहाँ माइनस टू x1 टू, माइनस थ्री x1 इधर आएगा तो किसमें प्लस थ्री x1 और माइनस टू x2 है x1 टू x1। अब देखिए 3x2 में 2x2 घटेगा तो कितना बचेगा x2, और 3x1 में 2x1 घटेगा तो क्या मिलेगा x1, दैट इज x1 इक्वल्स टू x2। सो बोल सकते हो क्या fx इज 1 1 फंक्शन, क्या है 1 1 फंक्शन। ओके, एंड दूसरा मेरे को लेना है क्या बताओ, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैं क्या लूंगा यहाँ पे, तो ऑन टू फंक्शन के लिए लेट करना है हमेशा, जैसे कि यहाँ पे ऑन टू के लिए मैं क्या किया था fx इक्वल टू y, सेम टू सेम यहाँ मैं ऑन टू फंक्शन सपोज करूंगा fx इक्वल्स टू y सपोज करूंगा। ओके, तो देखिए fx मेरे पास कितना है, तो fx है मेरा ये x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू y। अब आपको बच्चे इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा करना है हर बार। तो x माइनस टू है, x का y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, माइनस थ्री का y से मल्टीप्लाई माइनस थ्री वाई। अब एक काम करिए, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो x है तो प्लस एक्स वाई है तो इधर आके माइनस एक्स वाई, और माइनस टू है तो इधर आके प्लस टू माइनस थ्री वाई। अब x कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस थ्री वाई। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस 1। तो x इक्वल टू ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3y, ये माइनस हो जाएगा 2, ये y प्लस होगा और 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए x क्या हो सकता है आपका, तो x बिलोंग करे किसको बताओ, a को डोमेन, और y किसको करेगा कोडोमेन को। तो x है क्या आपका 3 को छोड़ के सब आना चाहिए, और y क्या बोलता है बताओ 1 को छोड़ के सब आना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ y का वैल्यू 1 रख सकते हो क्या, क्यों 1 रखेंगे यहाँ मान चलो y को, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी के अपॉन में 0 आ जाएगा तो ये क्या दे देगा बताओ इन्फिनिटी, क्या देगा इन्फिनिटी, और x का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। एक काम करो ना आप यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट करने से x का वैल्यू मिलेगा मेरे क्या बताओ इन्फिनिटी। अब यहाँ पे x क्या बोला है बताओ, x डोमेन है और डोमेन क्या है बताओ रियल नंबर है, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ बोल सकते हो क्या कि y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता मतलब कि fx का वैल्यू 1 नहीं होगा, और fx का वैल्यू क्या बताता है मेरे को रेंज, तो रेंज किसके इक्वल आएगा रेंज आएगा ऑल रियल नंबर सिर्फ 1 को छोड़ के, सो बोल सकते हो रेंज इक्वल है किसके बताओ कोडोमेन के।